जेठानी बनी सौतन। देवरानी जेठानी के बीच खट्टी मीठी नोक झोंक तो हर घर की कहानी है, मगर जब वही जेठानी देवरानी की सौतन बन बैठे तो एक सुहागन के सिंदूर की लाली फीकी पड़ जाती है। हमारी आज की ये कहानी इसी पर इंगित है। कुछ सालों पहले सुनती देवी ने अपने दोनों बेटों वैभव और अर्थव की शादी जागृति और सिया के साथ की थी। जागृति बहू, जरा एक कप चाय पिला दे। ये लीजिए सासू माँ, आपकी मनपसंद अदरक इलायची की चाय। अरे छोटी बहू, जरा अपने शरीर को आराम दिया कर। एक भोर की उठी दिन भर एक पांव पर नाचती रहती है। अपनी जेठानी की जिम्मेदारियां उसे निभाने दिया कर। है कहाँ वो? माँ जी, वो जेठानी जी अभी जागी नहीं है और पाठ पढ़ने के बाद आप चाय पीती हैं, इसीलिए मैंने ही बना दिया। शादी की 7वीं सालगिरह की बहुत बधाई हो छोटी बहू। आज ये चूल्हा चौका छोड़ छाड़ कर अथर्व के साथ घूमने जा। सास की बात से सिया के मन में एक आस जाग उठती है और वो कमरे में चली जाती है और सास खुद से कहती है, तेरा शुक्रिया भगवान, जो तूने मेरी झोली में झिलमिल सितारा डाला है छोटी बहू के रूप में। तूने मेरे बुझे घर में चंदा का अंजोर भेजा है, जिसकी चांदनी कोने कोने में छिटकी हुई है। बस अथर्व और सिया के शादीशुदा जीवन में कभी खटास ना आए। सास की बात सुनकर दूर खड़ी जेठानी शातिर हंसी हंसते हुए कहती है, जितनी दुआएं देनी है ना मेरी देवरानी को, शौक से दीजिए माँ जी, मगर अफसोस कि अथर्व मुझ पर फिदा है। अथर्व जी, आप आज भी ऑफिस जा रहे हैं? आज हमारी शादी की सालगिरह है। तो क्या करूं घर पर बैठकर तुम्हारे लिए? हाँ, भजिया तलूं या फिल्मी हीरो की तरह तुम्हें बाहों में उठाकर जन्नत दिखाऊं? लुक एट योरसेल्फ, कितनी भद्दी हो गई हो तुम। वो तो मेरी किस्मत खराब थी कि तुम जैसी बोर्डम बीवी मेरे पल्ले पड़ गई। अपने पति के हाथों हुई बेइज्जती के बाद सिया डबडबाई आंखों से उसे देखती रह जाती है। तभी दरवाजे पर खड़ी जेठानी फुसफुसाती है, अरे वाह, सालगिरह की ऐसी स्पाइसी शुरुआत देखकर तो दिल खुश हो गया। यही समय है मौके पर चौका मारने का। क्या हुआ देवर जी, आपकी भट्टी की तरह क्यों भड़क रहे हैं मेरी भोली भाली देवरानी पर? सीखो जागृति भाभी से। शादी के इतने वक्त बाद भी अपनी बॉडी मेजरमेंट को कितने अच्छे से मैनेज किया हुआ है। अथर्व, तुम शायद भूल रहे हो, मैं एक बच्ची की माँ हूँ और एक माँ बनने के बाद एक औरत की त्वचा शरीर बदलता है, और जेठानी जी सिर्फ और सिर्फ एक औरत है, माँ नहीं। ये सुनकर जागृति गुस्से से खाक होकर वहां से चली जाती है और अर्थव ऑफिस के लिए निकलने लगता है। तभी उसकी बेटी बानी कहती है, रुकिए डैडी, प्लीज मुझे स्कूल ड्रॉप कर देना, आज मेरी स्कूल बस नहीं आई। बस यही चोचलेबाजी बाकी रह गई थी, है ना? चल भाग यहाँ से, मेरे पास टाइम नहीं है। इस तरह अर्थव अपनी 5 साल की बेटी बानी को भी झड़प कर चला जाता है और बानी रोते हुए बोलती है, माँ, डैडी हम दोनों से खिंचे खिंचे क्यों रहते हैं? कभी मीठे मुंह बात क्यों नहीं करते? बानी बेटी, डैडी जल्दी में होंगे, चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देती हूँ। फिर सिया बानी को स्कूल छोड़कर घर की ओर बढ़ने लगती है और उसके कदम एक कैफे के पास रुक जाते हैं, जहां जागृति और अर्थव हाथों में हाथ डाले हुए बैठे होते हैं। ये दृश्य देखकर सिया के दिलो दिमाग के सैकड़ों सोचाहट उफन पड़ते हैं। ये दोनों इस कैफे में क्या कर रहे हैं? कहीं इनके बीच कुछ? नहीं, देवर भाभी का दर्जा माँ बेटे के बराबर होता है। मैं बिना किसी ठोस सबूत के इन पर लांछन नहीं लगा सकती। सिया अपने मन को समझाकर घर लौट आती है, मगर उसके मन में वो दृश्य घर कर जाता है। उसी रात बानी की ठिठुरती आवाज से सिया की आंख खुल जाती है। बानी, अरे ये दरवाजा कैसे खुला है? लगता है हवा के झोंके से खुल गया होगा। माँ, डैडी कहाँ है? अथर्व, कहाँ है आप? सिया अपने पति को पुकारती हुई बाथरूम और गैलरी पर खोजती है। तभी हंसी ठिठोली की आवाज से उसके कान खड़े हो जाते हैं। यह आवाज तो जेठानी जी के कमरे से आ रही है। बानी बेटी, तुम रुको, मैं आती हूँ। देवरानी दबे पांव जेठानी के कमरे की ओर बढ़ने लगती है और खुली खिड़की से भीतर झांकती है, जहां जागृति और अर्थव एक दूसरे के बाहों में लिपटे हुए बातें कर रहे थे। सचमुच जागृति, तुम्हारे साथ ये रात कायनात की तरह लग रही है। बस मेरे डार्लिंग देवर जी, ज्यादा बटरिंग बातें ना बनाओ। आखिर कब तक हम ये लुका छिपी का खेल खेलते रहेंगे? वैभव और सिया से शादी करके हमारा जोड़ा मिसमैच हो गया। तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो, डैशिंग डेयरिंग देवर।
इसीलिए मैं तुम्हारे भैया को जरा भी भाव नहीं देती। जानता हूँ जाने मन, अब मुझे जाना होगा, वरना सिया की आंखें खुल गई तो आफत खड़ी हो जाएगी। जैसे ही अर्थव बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है तो सिया अंदर आकर उन्हें कोसती हुई कहती है, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों देवर भाभी को। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जेठानी मेरी सौतन बन जाएगी। इतनी बड़ी धोखेबाजी, आखिर क्यों? तो तुमने सब कुछ देख लिया। मैं जेठ जी और सासू माँ को सब सच बता दूंगी। खबरदार, अगर तुमने अपने दिमाग में घोड़े दौड़ाने की कोशिश भी की तो तुम्हारी बानी की कहानी का दी एंड करने में 2 मिनट नहीं लगेगा मुझे। अथर्व, ये हमारी बेटी को जान से मारने की बात कर रही है और तुम चुपचाप खड़े हो। किसकी बेटी? तू और बानी बस मेरी भूल हो। तुम्हारे जीने मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? अगर तूने किसी भी किस्म की चालाकी की ना या अपनी चोंच खोली तो जिस बेटी पर जान छिड़कती है ना, तो उसका चेहरा याद कर लेना। इस तरह सिया अपने जेठानी और पति की धमकी के कारण अपनी बेटी को खोने के खौफ से पूरी तरह भर जाती है और सच से मुंह मोड़ लेती है, जिससे जेठानी और देवर के हवस को हवा मिल जाती है। फिर एक दिन बानी कहती है, क्या बात है माँ, आजकल आप इतनी खोई खोई सी क्यों रहती हो? बेटा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है बानी। बिटिया, जाकर खेल। बानी के बाहर जाते ही सिया की सास सुमति अंदर आकर कहती है, क्या बात है बहू, तेरे और मेरे बेटे के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? तेरा मुरझाया मुंह देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई सौतन तुझे डाह रही है। अगर ऐसा कुछ है तो अपनी सास की एक बात याद रखना, विश्वास से भरी एक पत्नी चाहे तो अधोलोक से भी अपने पति के प्राण छीन कर ला सकती है। सास के शब्दों से जैसे बहू की बिखरी उम्मीद जुड़ जाती है और वो वैभव को सब कुछ बता देती है। सिया, तुम होशो हवास में तो हो? देवरानी होकर अपनी जेठानी पर ऐसा बेहुदा दोष लगा रही हो? हाँ? उसे कलंक के कटघरे में खड़ा कर रही हो? जेठ जी, मुझे अपनी बात साबित करने का एक मौका दीजिए। आज रात जेठानी जी के राज से पर्दा उठ जाएगा। इसके बाद सिया वैभव के साथ मिलकर सच्चाई बाहर लाने की साजिश रचती है और अर्थव के फोन से अपनी जेठानी को छत पर मिलने का मैसेज करती है। क्या हुआ मेरे डैशिंग डार्लिंग देवर जी, मुझे छत पर बुलाकर पीठ घुमाए क्यों खड़े हो? लगता है 4 दीवारी में भाभी के साथ रोमांस करके मन भर गया था। वैसे चांद की छिटकी मधुर चांदनी में इस वीराने छत पर कुछ नई यादें बनेंगी। जैसे ही जागृति अर्थव के गले लगने के लिए आगे बढ़ती है, वो उसकी ओर पलटकर जोरदार चाटा मारता है, जिसके साथ छत की लाइट जल उठती है और सभी वहां आ जाते हैं। वैभव, तुम यहाँ? हाँ, मैं। इतने दिन से तुम मुझे धोखे में रख रही थी ना। और तू अर्थव, एक बार भी तुझे अपने बड़े भाई का ख्याल नहीं आया? हाँ? ये तो सिया का एहसान है जो उसने ये प्लान बनाया, वरना तुम्हारे काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा कभी नहीं खुलता। देवर भाभी के दायरे मिटाकर ये दोगली दोहरी जिंदगी जी रहे हो। हाँ? कैसे कर रहे हो तुम लोग ये? तुम दोनों से आज के बाद मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है। वैभव, मुझे मत छोड़ो, मुझसे भूल हो गई। अपने बदमाशियों और बेहुदगी को भूल का नाम मत दो जागृति, चली जाओ यहाँ से। सिया, तुम मुझे माफ कर दो, तुम्हें हमारी बेटी का वास्ता। जिस बेटी को टुकड़ों में बांट देने की धमकी दी थी आपने, आज किस मुंह से आप मुझे उसी बेटी का वास्ता दे रहे हैं? बानी बेटी, पापा के पास आओ। दूर रहो मुझसे, आप बहुत बुरे हो। आपने मेरी मम्मी को धोखा दिया है, चले जाओ यहाँ से। माँ, आप तो मुझे माफ कर दो, मैं तो आपका बेटा हूँ। बस अपना ये घिनौना चेहरा लेकर निकल जाओ मेरे घर से। तू मेरा बेटा नहीं, बल्कि मेरे कोख का एक बदनाम कतरा है। इस तरह अर्थव और जागृति के कदमों के बहकाव के कारण 4 जिंदगी बिखर जाती है। सिया और वैभव अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, मगर अर्थव और जागृति अपने भूल की सजा 4 दीवारी के ओछेपन में अकेले भोगने को आतुर हैं। 4 अमीर मालकिन, 1 गरीब काम वाली। अरे रानी, तू क्या कर रही है? अरे तुझसे तो एक काम भी ठीक से नहीं होता। अरे मालकिन, बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी सब कुछ बना कर लाती हूँ। अरे तेरे इस 2 मिनट के चक्कर में हमारी भूख से जान निकल रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें तुझे नौकरी से निकालना पड़ जाएगा। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। देखो, रोना बंद करो, वरना मैं अभी तुम्हें निकाल दूंगी। रानी अपनी 4 मालकिनों की बातें सुनने के बाद चुपचाप काम करने लगती है। उसकी 4 मालकिन उस पर बहुत अत्याचार किया करती थी, लेकिन रानी बहुत ज्यादा गरीब थी।
जिसके चलते उसे अपनी मालकिन की सभी अत्याचारों को सहन करना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन रानी रसोई में बर्तन धो रही होती है, लेकिन अचानक से उसके हाथों से कांच के गिलास नीचे गिर जाता है। हे भगवान, क्या कर दिया तूने, फिर से एक और नुकसान। अरे जीजी जरा यहाँ तो आना, देखो इसने क्या किया है। अनन्या के चिल्लाने पर रानी की बाकी तीनों मालकिन भी आ जाती हैं, जिसके बाद एक और नुकसान। अरे तू जानती भी है ये ग्लास कितने महंगे हैं। अब इन एक्सपेंसिव ग्लासों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा। अरे इसकी तनख्वाह से काटूंगी मैं तो। मेरे महंगे महंगे कांच के ग्लासों का इसने नुकसान कर दिया है। जी तो कर रहा है इसे पकड़ के मारूं। मालकिन ऐसा मत कीजिए, जो हुआ वो जाने अनजाने में हुआ, मैंने कुछ भी जानकर नहीं किया। पैसे तो मैं फिर भी तेरी तनख्वाह से ही काटूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या तेरे नुकसान की भरपाई क्या हम अपनी जेबों से भरेंगे। रानी रोने लगती है, जिसके बाद वो चारों वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही महीने का वो दिन भी आ जाता है जब रानी को उसकी तनख्वाह का केवल 1/4 हिस्सा ही हाथ पड़ता है। अरे मालकिन, ये क्या, आपने तो मुझे केवल 2000 रुपए ही दिए, बाकी की 8000 रुपए कहाँ हैं? हो देखो तो सही, इसे पूरी तनख्वाह चाहिए। अरे बेटा, ये जो तूने हमारे घर में नुकसान किया उसकी भरपाई कौन करेगा। नहीं मालकिन, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, कहो तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इतने कम पैसे मत दीजिए, इतने में तो मेरा गुजारा भी नहीं चल पाएगा। अरे दूर हट, चल निकल यहाँ से, काम करना है तो कर, वरना दफा हो जाए यहाँ से। तुझे क्या लगता है मैं तेरी इस गलती को माफ कर दूंगी? जब देखो इस घर में नुकसान करती रहती है, उसकी भरपाई करने के लिए तेरी तनख्वाह तो काटनी ही पड़ेगी ना। अरे ऐसा नहीं करेंगे तो इसको अकल कैसे आएगी। इसको सबक सिखाने के लिए उसकी तनख्वाह काटना बहुत जरूरी है। अगर तुझे पैसे लेने हैं तो ले ले, वरना तुझे ये पैसे भी नहीं मिलेंगे, समझी तू। रानी बहुत ज्यादा मजबूर हो जाती है, जिसके बाद उसके पास और कोई चारा नहीं होता। वो चुपचाप अपनी मालकिन के हाथ से 2000 रुपए ले लेती है और अपने घर लौट आती है। बेचारी उन पैसों से केवल अपने घर का राशन ही डलवा पाती है, जिसके चलते वो अपने मकान का किराया भी नहीं दे पाती। एक तरफ रानी की चारों मालकिन उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती हैं, तो दूसरी तरफ उसका मकान मालिक उसे घर से निकालने की धमकी देता है, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन उसकी चारों मालकिन शाम के वक्त अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रही होती हैं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने को। अरे जाने मन, अपने सारे गम मेरे साथ बांटो, मैं तुम्हारे सारे गमों को एक रात में ही दूर कर दूंगा। जब से हम चारों के पति भगवान को प्यारे हुए हैं, तब से हमने तो जिंदगी को सही से जीना ही छोड़ दिया था। तुम बिल्कुल सही कहती हो, मुझे अपने पति की बहुत याद आती है, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूँ। अरे तुम लोग परेशान क्यों होती हो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, और तुमने तो सुना ही होगा बेस्ट फ्रेंड विद एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। तो हमारा फायदा उठाओ, हम तुम्हारा फायदा उठाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की? तुम्हें क्या लगता है हम चारों तुम्हारे बहकावे में आ जाएंगी? अरे तो आ जाओ ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी शिल्पा अर्जुन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है और कहती है, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ तुम दोनों। हमने तुम्हें अपना दोस्त समझा, इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम्हारे मन में आए वही तुम बोलते जाओगे। अपने मुंह पर थप्पड़ खाने के बाद अर्जुन जोर से शिल्पा का हाथ पकड़कर मोड़ने लगता है, जिसके बाद वो उससे कहता है, अरे बेबी डॉल, अब तो यहाँ पर वही होगा जो हम लोग चाहेंगे। वो चारों बहुत ज्यादा नशे में हो जाते हैं, जिसके बाद अर्जुन और राघव दोनों उनके नशे में होने का फायदा उठाकर उनके साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। अरे चलो चलो, जोर से चिल्लाओ और अपनी मदद के लिए किसी को बुलाओ। लेकिन याद रखना, तुम्हारे चिल्लाने पर भी यहाँ तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। अरे अरे छोड़ दो हमें, हमारे साथ जबरदस्ती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक बार अगर मैंने पुलिस को कंप्लेन कर दी तो तुम दोनों का क्या हाल होगा, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुझे क्या लगता है कि पुलिस की धमकी देने के बाद हम तुझे छोड़ देंगे? हम दोनों तुम चारों का आज वो हाल करेंगे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। देखती जाओ अब आगे क्या होता है। राघव और अर्जुन दोनों ही उन चारों के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, जिसके चलते ये सब रानी देख लेती है और तुरंत छुपकर अपनी मालकिन के फोन से पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस पुलिस, जल्दी से लोखंडवाला में जो लाल मंदिर है उसके सामने वाले घर में आ जाओ। यहाँ पर 2 बदमाश मेरी मालकिनों के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं। रानी के कंप्लेन करने के थोड़ी ही देर बाद वहां पर पुलिस पहुंच जाती है, जिसके बाद पुलिस राघव और अर्जुन को गिरफ्तार कर लेती है। दिशा, अनन्या, शिल्पा, तनीषा वो चारों पुलिस को देखकर उनका शुक्रिया अदा करने लगती हैं। तभी पुलिस उन चारों से कहती है,
अरे तुम्हारी जान बचाने वाले हम नहीं, तुम्हारे घर की नौकरानी है जिसने सही वक्त पर रहते हमें ये सूचना दी कि तुम चारों की जान मुसीबत में है। आज अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो पता नहीं तुम चारों का क्या होता। ये सुनते ही उन चारों को बहुत अफसोस होता है और पुलिस के जाने के बाद वो चारों मिलकर रानी से माफी मांगते हुए कहती हैं, रानी, तुमने हमारी इतनी मदद की, आज हमारी जान तुम्हारी वजह से ही बची है, नहीं तो वे दरिंदे हमारे साथ पता नहीं क्या करते। जब से तुम हमारे घर में काम करने आई हो तब से ही हम चारों बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, लेकिन तुम्हारी मजबूरी के चलते तुमने काम नहीं छोड़ा और हम सभी के अत्याचारों को सहन किया। आज हमें अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मैंने भी तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किए, हो सके तो मुझे भी तुम माफ कर देना, लेकिन हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। देखो, मैं जानती हूँ कि हम चारों की गलतियां माफ करने के लायक नहीं है, लेकिन मैं तुमसे एक मौका मांगना चाहती हूँ। आज से तुम हमारे घर की नौकरानी नहीं रानी हो और तुम हमारी ही तरह इस घर में रहोगी। उस दिन के बाद से वे चारों रानी के साथ बहुत अच्छे अच्छे व्यवहार करने लगती हैं। यहाँ तक कि वो रानी को अपने घर का एक कमरा रहने के लिए दे देती हैं, जिसमें रानी अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो चारों मिलकर रानी के दोनों बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, जिसके चलते उसके दोनों बच्चे पढ़ाई लिखाई करने लगते हैं। 2 घमंडी देवरानी, 3 गरीब काली जेठानी। निहालपुर नामक एक गांव था जो कुछ हद तक एक आधुनिक शहर में तब्दील हो रहा था। सुमन नाम की सास की 5 बहुएं थी, जिनमें से 3 गांव की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और स्वभाव से भोली भाली, रंग रूप से काली थी। वहीं 2 देवरानी शहर से थीं, जो अपने गोरेपन, अमीर और पढ़ाई पर बहुत इतराती थी। ऐसे ही एक सुबह की बात है, तीनों काली जेठानियां जल्दी उठकर काम करती हैं। एक साफ सफाई, दूसरी खाने की तैयारी करती है, तीसरी माला पिरोती है। ये देखकर सुमन कहती है, अरे वाह वाह वाह, तुम तीनों ने तो जल्दी उठकर मेरी पूजा की सारी तैयारी कर दी। और वो दोनों देवरानियां कहाँ है तुम्हारी? माँ जी, सुप्रिया और पूजा सो रही थी, उन्हें जगाया तो वो आई नहीं, इसलिए हमने ही आपकी तैयारी कर दी पूजा की। माँ जी, भोग भी बनाया है, अब आप पूजा कर सकती हैं। तुम तीनों बहुओं मेरी कितनी अच्छी हो, लेकिन वो दोनों हर काम में पीछे रहती हैं तुमसे, और मेरी सोमवार की पूजा की तैयारी तुम तीनों ही करती हो। पता नहीं कब वह दोनों अपनी जिम्मेदारियां समझेंगी। कोई बात नहीं माँ जी, सोने दीजिए उन्हें, छोटी हैं। तभी सास पूजा की विधि शुरू करती है, जहाँ तीनों मिलकर सास के साथ पूजा करती हैं। पूजा खत्म करके सास सबको प्रसाद देती है। तभी उनकी दोनों छोटी बहुएं, जो कि मॉडर्न साड़ी और ब्लाउज पहनती थी, आकर कहती हैं, ओ माँ जी, आपने पूजा कर ली? हो गॉड, हम दोनों लेट हो गए। गुड मॉर्निंग माँ जी। गुड मॉर्निंग माँ जी, आपके लिए चाय बना दूं? शर्म करो तुम, नास पीटी कहेंगी। सारी पूजा पाठ साफ सफाई हो गई, खाना बन गया, तब जाकर तुम उठकर आ रही हो और मुझसे चाय की पूछ रही हो। मेरी होनहार बहुओं ने चाय भी पहले ही बना दी, अब तुम्हारा क्या काम है? माँ जी, मेरी आंख नहीं खुल रही थी, इसलिए मैं लेट आई हूँ। रात को मैं हॉरर मूवी देख रही थी। और माँ जी, मैं तो जल्दी सोई थी, फिर भी नींद पूरी नहीं हुई और मेकअप करने में इतना टाइम लग गया। अब वह तीनों तो काली हैं, तो उन्हें मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमें तो सुंदर दिखना है ना। छोटी बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? एक बार फिर तुमने अपनी जेठानियों को काली बोलने की कोशिश की, ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी। माँ जी, आप तो राशन पानी लेकर चढ़ जाती हो। सुप्रिया जेठानी जी ने तो इतना कुछ भी गलत नहीं कहा। आपको तो हमारी तारीफ करनी चाहिए कि इस घर की आपकी 2 गोरी बहुएं हैं। आप हमारी शक्ल बाहर वालों को दिखा सकती हैं, पर इन तीनों काली जेठानियों को तो नहीं दिखा सकती ना। ऐसे भी माँ जी, आप तो उन तीनों का ही गुणगान करते हैं, हम तो कामचोर बहुएं हैं ना आपकी। पूजा, बस बहुत बोल दिया तुमने। हम तीनों सुने जा रही हैं, इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी बोलोगी। और वैसे भी तुम काम भी नहीं करती हो, फिर भी हम तीनों मिलकर काम संभाल लेती हैं। तुम तो बहाना बनाकर बाहर चली जाती हो। और सूरत का क्या है, हमारी जिनसे शादी होनी थी हो गई, अब किसे अपनी शक्ल दिखानी है? हमारे पति हमसे खुश हैं और माँ जी तो हमें बहुत प्यार करती हैं। एक बात और सुप्रिया, पूजा काले गोरे में भेदभाव तो लोग करते हैं, भगवान ने तो हम सबको एक समान बनाया है। हो, वही टिपिकल बहू वाली बातें। जेठानी जी, आप देख रही हैं ना, बड़ी जेठानियों को काला कहने पर कितना बुरा लगा और कितनी आसानी से उन्होंने भगवान का नाम लेकर बात खत्म करनी चाहिए। हमें तो हमारे पति हमें रूपवती अंदाज में देखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सब करना जरूरी है। आपकी तरह नहीं सिर्फ करवा चौथ आने पर ही ब्यूटी पार्लर जाएं।
बस बहुत हो गया, तुम पांचों का चूहे बिल्ली की तरह लड़े जा रही हो। जाओ अपने अपने कमरे में और वहीं नाश्ता करना। और अर्चना बहू, मेरा नाश्ता भी कमरे में ले आओ। जी माँ जी। तभी अर्चना अपनी सास को कमरे में खाना परोस देती है। वहीं बाकी सब भी कमरे में खाना खाते हैं। वक्त बीतता है। घमंडी देवरानियों का निशाना हमेशा काली जेठानियों पर ही रहता था। वह उन्हें ही परेशान किया करती थी। तीनों जेठानी ने मिलकर खाने को तैयार कर दिया था। तभी देवरानी पूजा सुप्रिया कहती हैं, पूजा, यहाँ कोई भी नहीं है। ये अच्छा मौका है जेठानियों के बने हुए खाने में नमक मिर्च मिलाने का, जिसके बाद सासू माँ से सुनेंगी और अपने पतिदेव से भी। बिल्कुल दीदी। फिर दोनों खाने में नमक मिर्च को मिला देती हैं, जिसे खाते ही घर के परिवार वाले तीनों बड़ी बहू को सुनाते हैं। शिल्पा, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? तुम्हें पता है ना, तेज मिर्च नहीं पसंद मुझे। ऐसे बनता है खाना? देख रही हो तुम तीनों को, उन दोनों को सुनाकर तुम्हारा पक्ष लेती हूँ, इसलिए आजकल तुम्हारा खाना ठीक से नहीं बन रहा है। शिल्पा जेठानी जी, काजल दीदी, अर्चना दीदी, आप दोनों से खाना नहीं बनता और आपको आलस आता है, तो आप हमें कह सकते हैं। खाना बनाने की जिम्मेदारी हम ले सकती हैं। मानते हैं मेकअप करते हैं, शहरी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ बनाना नहीं आता। माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम तीनों ने खाना बहुत अच्छे से बनाया है, यहाँ तक कि चखा भी है। देखा माँ जी, जेठानी जी का क्या है, कभी भी अपनी गलती नहीं मानती हैं। वो सोचती हैं कि हर काम परफेक्ट तरीके से करती हैं। हाँ, वो तूने ठीक बोला। अब से खाने का जिम्मा तुम दोनों का है। अरे शुक्रिया जेठानी जी। पागल हैं क्या? अब मुझे भी रसोई में पिसना होगा। ऐसे ही अगले दिन जब तीनों कपड़े धो रही थीं, तो वह कपड़े में हार्पिक मिला देती हैं, जिससे कपड़े खराब हो जाते हैं और इल्जाम तीनों जेठानी के ऊपर आता है। जिसके बाद सुमन उन्हें बहुत सुनाती है। इतना ही नहीं, काजल के पोछा लगाने पर सास फिसल जाती है तो वो कहती है, अरे मोरी मैया मर गई, मार डाला काजलड़ी बहुरिया। अरे तुम्हें आजकल पता नहीं क्या हो गया है, जो तुम मेरी जान के पीछे पड़ी हो। इतनी आज्ञाकारी से हिंसाकारी कैसे हो रही हो? माँ जी, मैंने तो यहाँ का फर्श सुखा दिया था, फिर गीला कैसे हो गया? मुझे तो लग रहा है जरूर दोनों देवरानियों का काम है। पता था तू यही बोलेगी। पता नहीं कैसे पांचों बहुएं हैं मेरी, जो आपस का बदला मुझसे निकाल रही हैं। छोड़ूंगी नहीं मैं। शाम को सुमन अपनी पांचों बहुओं को बुलाती है। तभी तीनों जेठानियां आकर खड़ी हो जाती हैं। वहीं बहुत देर बाद दोनों मेकअप से लीपा पोती कर आकर कहती हैं, हाँ बोलिए माँ जी, आपने क्यों बुलाया है? पड़ोसन के सत्संग में जाना है, पर ऐसे क्यों तैयार होकर आई हो? वो क्या है ना माँ जी, हम दोनों पार्टी में जा रहे हैं अपनी फ्रेंड की, इसलिए हमने ऐसे कपड़े पहने हैं और इतना मेकअप करने में टाइम लगा दिया। सब जेठानी जी की तरह काले तो नहीं है, जो खादी की साड़ी में एक बिंदी लगाकर चले जाए। सुधर जाओ, इस तरीके के कपड़े मत पहना करो। और ये क्या है, बार बार तुम जेठानियों को ताना मारती हो? देखना एक दिन तुमसे भी ज्यादा सवा शेर कोई आएगा। माँ जी, आज तक जितनी भी घर में गड़बड़ हुई है ना, मैं जानती हूँ वो सब इन दोनों ने ही किया है। मैंने सुना भी है। ऐसा है जेठानी जी, अगर आपके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो प्लीज हवा में बातें मत कीजिए। सुप्रिया बहू, अपनी जुबान पर लगाम दे। मैंने अपनी आंखों से तुझे सब्जी में गड़बड़ करते हुए 2 बार देखा है, और वो फर्श सूखा था। और अच्छे से जानती हूँ कि तूने ही पानी फैलाया है, इसलिए मैंने भी जानबूझकर तीनों बड़ी बहू को डांटा। और तुम्हारे चेहरे की खुशी ने साफ जाहिर कर दिया था कि सारा कारनामा तुम्हारी वजह से हुआ है। और मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी बहू हो, जो मिल बांट कर प्यार से नहीं रह सकती। हमेशा तुमने बड़ी बहुओं को कालेपन को दोष दिया। सिर्फ तुम गोरी हो, इतना घमंड भी ठीक नहीं होता बहुओं। तभी सुप्रिया का पति अपने गोरी बॉस को घर लेकर आता है, जो उन दोनों देवरानियों से भी ज्यादा सुंदर थी और फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है। तीनों बड़ी बहू उनका आदर सत्कार करती हैं, बजाय उन दोनों देवरानियों के, जिसके बाद वो बॉस उनकी झंड कर देती है। कहा था ना बहू, शेर का भी सवा शेर होता है। देखो तुमसे ज्यादा गोरी तो ये है, तो तुम्हें भी काली कहा जाए क्या? क्योंकि तुम्हारी जेठानियां इतनी भी काली नहीं है, सांवली है। माँ जी, जेठानी जी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ कर दीजिए। हाँ माँ जी, हमारे गोरेपन का घमंड टूट चुका है। इस तरह सुमन और तीनों बड़ी बहुएं घमंडी देवरानी को माफ कर देती हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।